और आज जब बात देश की तो मोदी सरकार के एक बड़े फैसले की बात है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप लगने के बाद पीएफआई पर बड़ी चोट कर दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई सरकार ने इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया है। 4 दिन के अंदर 2 बार पहले पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सरकार ने पुख्ता सबूत जुटाए और फिर पीएफआई पर बैन लगा। पीएफआई के साथ साथ ऐसे ही और 8 संगठनों पर भी सरकार ने बैन लगाया है। सूत्रों की माने तो 2017 से ही जांच एजेंसीज पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पीएफआई पर बैन क्यों लगाया गया, इसके लिए सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई पर बैन लगाने की 10 बड़ी वजह हैं, जो मैं आपको बताता हूं और जो बातें निकल कर आई। इसके मुताबिक देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां चला रहा था पीएफआई। संविधान विरोधी गतिविधियों में फंड का इस्तेमाल कर रहा था। एक समुदाय को कट्टर बनाने का गुप्त एजेंडा था। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा था। संवैधानिक ढांचे का अनादर कर रहा था। पीएफआई काडर आतंकी गतिविधियों में शामिल था, यह भी लिखा गया इस रिपोर्ट में। दूसरे धर्म से जुड़े संगठनों के सदस्यों की हत्या कर रहा था। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध की भी बात है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से संबंध की बात है और बैंड संगठन सिमी से संबंध होने की बात है। यानी टेरर लिंक्स मिलने के बाद भारत में कट्टरता को बढ़ावा देने की वजहें दिखने के बाद इस संगठन को बैन कर दिया गया। और पीएफआई पर जो बैन हुआ उसके बाद क्या हुआ यह भी आपको जानना चाहिए। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासी घमासान मचा। एक तरफ देश भर में सरकार के इस फैसले की वाहवाही भी हो रही है। हिंदू हो या मुसलमान इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन मुसलमानों के नाम पर रोटी सेकने वाले धन के ठेकेदार मोदी सरकार के फैसले से काफी बेचैन। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर लालू यादव तक, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक, सबने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया है। कोई इसे 2024 का प्लान बता रहा है नरेंद्र मोदी का, कोई मुसलमान विरोधी फैसला बता रहा है, कोई सरकार से पीएफआई के आतंकी साजिश के सबूत मांग रहा है। एक बार सुन लीजिए सबको, फिर आगे की बात। पॉपुलर फ्रंट जो है वो गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ उठा रहा था, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठा रहा था। वो आवाज़ को दबा दिया गया है। बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते, मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है। ये मुनासिब नहीं है। वो भी एक सियासी पार्टी है, लेकिन ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उस पर बैन लगा दिया गया। मैं नहीं जानता अगर सबूत, क्योंकि इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये तो उन्होंने पब्लिक करी नहीं। सब की कौन सी संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई है आतंकवादी संस्थाओं के साथ, ये तो पूरा देश जानता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है ये ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं। वर्तमान सरकार देश के जितने मुद्दे हैं, जो इशू हैं, उन इशू से लोगों का ध्यान भटका रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सबसे पहले जो है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, तो आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा था। जो माँ भारती के खिलाफ है, मादरे वतन के खिलाफ है, उसके खिलाफ मैं हूँ। पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, ये सब पर प्रतिबंध लगाइए। एक रूपता लगे, दिखने को लगे। That a ban is not a solution to tackle this problem. The RSS has been banned thrice since Mahatma Gandhi's assassination. Has anything stopped? ये होम मिनिस्ट्री का जो बैन लगाना, ये शायद थोड़ा जल्दबाजी हुआ है। आपने तमाम नेताओं की, राजनीतिक दलों की बातें सुन ली। कोई कह रहा है आरएसएस को भी बैन कर दो, कोई कह रहा थोड़ी जल्दी में कर दिया, अभी क्यों कर दिया, बाद में करना चाहिए था। इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी, जिसकी खुद की सरकार केरल में कह चुकी थी कि इनका सिमी से कनेक्शन है, वो भी उनके कमलनाथ आज पूछ रहे हैं कि चुनाव है इसलिए सब हो रहा है क्या। पीएफआई पर बैन को आतंक के खिलाफ बड़ी चोट माना जा रहा है। और आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। सितंबर के महीने में ही मोदी सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 2016 की है, जब 28 और 29 सितंबर को उरी हमले के बदले में
पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। और दूसरी तस्वीर 2022 की है, 27 और 28 सितंबर की, यानी कल आधी रात में सरकार ने फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, आतंक के खिलाफ ही कर दी और इस बार पीएफआई को बैन कर दिया। दोनों ही बार सबूत मांगे जा रहे थे, इस बार भी सबूत ही मांगा जा रहा है। लेकिन दोनों ही बार नरेंद्र मोदी सरकार आतंक को लेकर एक दृढ़ सोच के साथ चलती है, यह स्पष्ट हुआ था। उधर पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई पर अभी कोई बैन नहीं लगाया गया है। जैसे सिमी के बाद पीएफआई बना, वैसे ही सरकार ने एसडीपीआई पर बैन नहीं लगाया है। तो इसकी क्या गारंटी है कि एसडीपीआई देश विरोधी काम नहीं करेगा? सवाल यह है कि क्या पीएफआई के बाद एसडीपीआई पर भी बैन लगेगा? आतंक की फैक्ट्री पर आखिरी चोट कब होगी? और इसलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि पीएफआई बैन होना आतंक पर हमला है या 2024 जीतने का प्लान? पीएफआई पर बैन, धर्म के ठेकेदार क्यों बेचैन हैं? आतंक का अगर धर्म नहीं है तो आतंक पर कार्रवाई का धर्म कैसे हो जाता है? और मोदी मुसलमान को डरा रहे हैं या बचा रहे हैं? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुबुई खान राष्ट्र जागरण अभियान से हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, अयाज अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हाजिक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रिजवान अहमद साहब, आप तो मुसलमान हैं, अब ये पीएफआई बैन हुआ, आप कितना डर गए हैं इसके बाद से सुबह से, और नरेंद्र मोदी को डर के मारे वोट देने का मन बना चुके हैं क्या? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई साहब, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मुनाफिक मुसलमान हूं। सच्चा मुसलमान कभी सच नहीं बोलता। जितने लोग सच बोलते हैं वो मुनाफिक डिक्लेयर हो जाते हैं, तो मैं मुनाफिक मुसलमान हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, सारे मुसलमान भाइयों को, सच्चे मुसलमान भाइयों को लाख लाख बधाई, मुबारक। 2 साल से मैं ही कम से कम 100 डिबेट में ये चीज सुन चुका था कि अरे करो ना बैन, करो ना बैन, करो ना बैन। लो, सरकार ने आपकी सुन ली। आप कहते हो ना सरकार आपकी नहीं सुनती है, लो सुन ली आपकी। चलो अब गुस्सा थूको और सरकार की जय जय करो। आप ही लोग कह रहे थे बैन करो, एक्शन लो, बैन करो, कर दिया सरकार ने। या तो इसका मतलब है सरकार आपकी सुन रही है, या इसका मतलब यह है कि सरकार को आंखें नहीं दिखानी चाहिए, सरकार से अच्छा कॉर्डियल एनवायरनमेंट रखना चाहिए। आंखें दिखाते हो तो सरकार, तो फिर भैया सरकार है, फिर मातम होता है। तो ये भी एक संदेश है कि आगे सरकार को आंखें ना दिखाना। दूसरी बात, तीसरी बात आपने ओपनिंग में कही कि ये असदुद्दीन बोल रहे हैं कि विचारधारा हमारी अलग है पीएफआई से। अरे हेलो, ये कैसी बात है भाई? जब योगी मोदी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा? ये पीएफआई की ही भाषा है। या तो वो हिंदुओं के लिए बोल रहे थे या वो पुलिस के लिए बोल रहे थे। जिसके लिए बोल रहे थे वही तो पीएफआई कर रहा है। तो ये दोनों अलग कैसे हो गए? मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अरे ये पीएफआई की तो भाषा है और किसकी भाषा है? और तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जगह जगह शाहीन बाग बना दूंगा, अरे ये पीएफआई की भाषा है। मैं आपके प्रोग्राम में पहले बोल चुका हूं, ओवैसी बहुत खुश है क्योंकि पीएफआई अब एक्टिवली आ रही थी दक्षिण भारत में पॉलिटिक्स में। और जितना मैं हैदराबाद के लोगों से फोन पर बात करता हूं, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, उनका यह अनुमान था कि 5 से 10 साल में इनका डब्बा गोल हो रहा था हैदराबाद से, चार मीनारा की गलियों से। किसका? एआईएमआई का। तभी तो ये जनाब खुश हैं, तभी तो चुप है, वरना तो उन्होंने मातम शुरू कर दिया होता अभी तक। और आखिरी बात, हाँ, किसी ने कहा कि बैन एक सल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नंबर वन ये बैन हमेशा के लिए नहीं है। जैसा किसी ने बोला आरएसएस भी 3 बार बैन हुई थी, उभर के वापस आ गई। आपकी गतिविधियां मॉनिटर की जाएंगी। बैन एक सिर्फ फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड, कि फिलहाल जो गड़बड़ी हुई है वो रुक जाए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, रेड्स में रेशा रेशा, बाल बाल, धागा धागा अलग किया जाता है। बैन करने से बस एक गवर्नमेंट को एक कुछ महीनों की ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, चार्जशीट जब तक पेश हो। और आखिरी बात कर लूं, 10 सेकंड करिए, जल्दी कीजिए लेकिन। हाँ, मुझे ये लग रहा है, आज की डेट नोट करिए, कि जो ये गवर्नमेंट ने इतना सख्त एक्शन लिया है, ये कुछ आने वाले वक्त की कुछ, ये मुझे कुछ खुशबू आ रही है
कि गवर्नमेंट कुछ आने वाले एक साल में बड़े कुछ एक दो धमाकेदार बिल लाने जा रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक ऐसा पीएफआई है जो देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा, पहले इसको राइट टाइम करो, बिल बाद में आएगा। ठीक है हाजिर खान साहब, रिजवान अहमद को इसमें कोई साजिश नहीं दिखती, कोई मुस्लिम विरोधी एजेंडा नहीं दिखता, उनको ये देश हित में दिखता है और उनको लगता है सरकार से कहा भी जा रहा था कि पीएफआई बैन कीजिए, उन्होंने कर दिया। आपके हिसाब से क्या मुसलमान डर गया इससे? 2024 में आप डर के मारे नरेंद्र मोदी को वोट दे देगा, इससे नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे क्या 2024? इसलिए है ये सब या देश के हित में है ये? देखिए सुशांत जी, रिजवान साहब जो लास्ट में अपने ही सवालों का जवाब अपने 5वीं बात में दे दिया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। नंबर 2 बात यह है कि हमारा देश राष्ट्र भारतीय संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा। इस मुल्क की एकता और अखंडता को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो, किसी एनजीओ से हो। लेकिन 19 सितंबर को यशवंत शिंदे जो आरएसएस का प्रचारक था, वो कोर्ट में एक वो देता है कि हमें आरएसएस के अंदर बम बनाना और हमें जो है बम फोड़ना, इसकी तालीम दी जाती थी, हमें इसकी सिखाया जाता था। 21 तारीख को ये होता है कि एक इंस्पेक्टर बंगलौर में पीएफआई के ख़िलाफ़ एक चार्ज लगाता है और उस चार्ज में कोई भी सबूत नहीं, कोई भी आर्गूमेंट नहीं, कोई भी नहीं है। और 22 तारीख को फिर हिंदुस्तान की एक जो है सरकारी संस्था कोर्ट से कहती है कि शिंदे की बात को ना सुना जाए। ये देश देख रहा है सर कि इस देश में क्या होने जा रहा है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्र के ख़िलाफ़ कोई भी अगर हमारे राष्ट्र को तोड़ने की साजिश करेगा, चाहे पीएफआई हो, आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, उस पर पाबंदी लगना चाहिए। लेकिन बात दो नहीं कि अंकिता सिंह मर जाए तो पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया लग जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान करने को मिला। और अंकिता अगर उत्तराखंड में मर जाए तो ना कोई भारतीय जनता पार्टी का एमपी बोलता, ना आरएसएस का कोई आदमी बोलता, ना कोई डिबेट होती, ना कोई दिखाया जाता। ये 2 तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हाजिक भाई एक मिनट आ रहा हूं, रिजवान भाई एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि आप मीडिया दिखा रही है, सोशल मीडिया आपकी ऑपरेशन कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया आपका ऑपरेशन कर रहा है। हाजिक भाई, सबसे पहली बात तो कि उत्तराखंड में जिस अंकिता की मृत्यु हुई उसको लेके नवभारत पे हमने ही 10 शो कर सर, मैं आपके हमारी आप पे नहीं बात कही। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपने मीडिया का, मैं तो अपने चैनल का कहूंगा ना भाई, हमारे चैनल पे दिन रात चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात सर, दूसरी बात लेकर जा रहे हैं, पर सर मेरी बात तो सुनिए हाजिक भाई, मेरा प्रश्न तो सुनिए सर। और उसके यहाँ बलात्कार हुआ, उसको छुपाया जा रहा है। हाजिक भाई, मैं कह रहा हूँ कि वहां पर उत्तराखंड की सरकार ने उसके रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया, रिजॉर्ट की वो मिटा दिए और मिटा दिए सर। अरे भाई कोई सबूत नहीं मिटा, कोई सबूत नहीं मिटा, कोई सबूत नहीं मिटा, सबूत मिट गया, ये आपको पता है। यहाँ नोएडा में बैठे बैठे आपको पता है वहां सबूत मिट गया, और जो लोग वहां जांच कर रहे हैं वो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं मिटा, वहां जांच आगे चल रही है, सब कुछ हो रहा है। और आपने यहाँ से कह दिया, अभी बुलडोजर यहाँ चल जाता और जो रिजॉर्ट वाले का नाम मुसलमान होता, निकल आता, उसके बाद आप देखते कैसे कहते। सुशांत जी, उत्तर प्रदेश में कानपुर में दंगे में बुलडोजर चला, लेकिन अग्निवीरों ने उत्तर प्रदेश चलाया, थाने जलाए, बसें जलाई, तो क्यों बुलडोजर नहीं चला? अरे पर लेकिन उसने जिस अग्निवीर ने जलाया, अरे पर मेरी बात तो सुनिए, अग्निवीर ने जिसने जलाया उसका कोई एक पर्टिकुलर धर्म था क्या? वो धर्म के नाम पर जला रहा था क्या? सर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हाजिक भाई, कम से कम कुछ बातों में लॉजिक तो लेकर आइए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बुलडोजर चलाने की नहीं। अरे भाई तो चल तो रहा है बुलडोजर, नहीं चला जाएगा, चल तो रहा है बुलडोजर। दुनिया सुबोई खान, सुबोई, एक मिनट, नहीं सर, अब आप जो कह रहे हैं वो लॉजिक में और फैक्ट में दोनों जगह ठीक नहीं बैठ रहा।